All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted this question from past paper May June 13, variant 21 of Paul Lee. हमने Paul Lee का प्रॉपर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया लास्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग का. यहां पर हमसे एग्जामिनर ने इट वाज अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कंप्लीट क्वेश्चन था जहां एग्जामिनर ने हमसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनवाया, इनकम स्टेटमेंट बनवाई और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाई. आज हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं सर, वो भी हमारे पास पेपर्स का ही क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक दिस इज अक्टूबर नवंबर 2012. आई थिंक दिस इज अक्टूबर नवंबर 2012. ये हमारा अक्टूबर नवंबर 2012 का क्वेश्चन है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन जस्ट लाइक पॉल ली. और जाहिर सी बात है डिफरेंट चीजें होंगी, कुछ न्यू चीजें होंगी इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वही है कि हमें यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी पड़ेगी. तो इस क्वेश्चन के साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस भी वाइंड अप हो जाएगी. आपको बहुत आसानी से बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एग्जैक्टली एग्जामिनर हमसे यही मांग रहा होता है. स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ खान अ मैन्युफैक्चरर ऑन 31 जुलाई 2012. सर ये बैलेंसेस हमें अवेलेबल है खान की बुक से 31 जुलाई 2012 को. फैक्ट्री इक्विपमेंट उसकी कॉस्ट है 160,000. ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 40,000. तो यहां पे मुझे एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि सर ये दो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स मौजूद हैं. ये दो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स मौजूद हैं. एक फैक्ट्री को बिलोंग करता है और एक ऑफिस को बिलोंग करता है. एक फैक्ट्री का इक्विपमेंट है, फैक्ट्री को बिलोंग करता है. दूसरा ऑफिस का इक्विपमेंट है, ऑफिस को बिलोंग करता है. देन वी हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन और ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन. ऑब्वियसली ये दोनों नॉन करंट एसेट्स पिछले सालों में प्रीवियसली यूज हुए हुए हैं. These assets have been used by the business. तो उनकी depreciation आई होगी पिछले सालों में. Factory equipment have been depreciated so far by $56,000. फैक्ट्री इक्विपमेंट अब तक $56,000 अपनी वैल्यू लूज कर चुका है. इसके कंट्रास्ट ऑफिस इक्विपमेंट अब तक 26,000 की वैल्यू लूज किया है. ये डेप्रिसिएशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड है इन द पास्ट ईयर्स, पिछले सालों में. फिर लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट. अब आप चेक करो, ये लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट और हमने डिस्पोजल डेप्रिसिएशन के साथ टॉपिक पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट बेचा जाता है और जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं उसे डिस्पोजल कहते हैं. डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट. जब भी हम नॉन करंट एसेट बेचते हैं उसे डिस्पोजल कहते हैं. उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि सर डिस्पोजल पे या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है. डिस्पोजल पे या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है. प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम रिकॉर्ड करेंगे. लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे. ये देखें जरा, 500 डेबिट, 500 डेबिट, ये डेबिट लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि सर यहां हमें लॉस हो गया, लॉस, और ये रिकॉर्ड होगा एज एन एक्सपेंस. क्योंकि ये डेबिट लिखा हुआ है, हम ये पढ़ चुके हैं. डेबिट का मतलब है कि ये लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस को, हमें नुकसान हुआ, एसेट बेचने पे नुकसान हुआ. जितनी वैल्यू थी उतने पैसे नहीं मिले, 500 कम मिले,
500 का नुकसान हो गया। आगे कह रहा है बैंक, बैंक डेबिट पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सर बैंक करंट एसेट है, बैंक हमारा करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, वो लाइबिलिटी होता और क्रेडिट पे लिखा हुआ होता। उसके बाद वी हैव कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 200,000, कैपिटल है हमारे पास 200,000। फिर हमारे पास है इन्वेंट्री एट 1 अगस्त 2011। नाउ नोट दिस वन थिंग, इसका मतलब है ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। 1 अगस्त 2011 ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स। एग्जामिनर ने हमें तीनों ओपनिंग इन्वेंट्री प्रोवाइड की हैं, तीनों ओपनिंग इन्वेंट्री प्रोवाइड की हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स। उसके बाद वी हैव परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। एग्जामिनर हमें कह रहा है रॉ मटेरियल खरीदे भी हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, ये आ गया हमारे पास, कुछ डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस होगा और कुछ इसके बारे में डिटेल फिलहाल इधर प्रोवाइडेड नहीं है, देखेंगे शायद एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड हो। उसके बाद इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये कुछ इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है। फिर प्रोडक्शन वेजेस, अब आप चेक करो, प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस बहुत क्लियरली बता रहा है कि प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज की वेजेस, ये आपका डायरेक्ट लेबर है, ये आपका डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन वेजेस, द वेजेस ऑफ दोस वर्कर्स विच आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन प्रोडक्शन। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज। अब आप चेक करो, ये कह रहा है प्रोडक्शन की मैनेजमेंट, ये कह रहा है प्रोडक्शन की मैनेजमेंट, मतलब ये लोग अब प्रोडक्शन की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। आगे देखिएगा, देन वी हैव ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज। सर ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज, ऑफिस ऑफिस का ऑफिस से ताल्लुक है इनका, ये वो वर्कर्स हैं जिनका ताल्लुक ऑफिस से है, ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज। फिर आ गया हमारे पास रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आप चेक करो, मार्केटिंग फैक्ट्री से नहीं हो रही होती, मार्केटिंग फैक्ट्री से नहीं हो रही होती बल्कि मार्केटिंग ऑफिस से हो रही होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑफिस से हो रही होती है। और आगे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंस जनरल, तो वो जनरल ऑफिस एक्सपेंस भी ऑफिस के एक्सपेंस हैं। फिर लिखा हुआ है 8% लोन रीपेबल 31 दिसंबर 2025। एक चीज नोट कीजिएगा, ये बार बार आप लोगों को वर्किंग बता रहा हूं, मुस्तकिल आप लोगों को ये वर्किंग बताई है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर में जब हम अक्रूड प्रीपेड पे पहुंचे थे, अक्रूड प्रीपेड पे, उस वक्त से लोन की एडजस्टमेंट्स, लोन और उसके इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। तो फिर हमने पार्टनरशिप में भी सीखी और अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी सीख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी अप्लाई कर रहे हैं। लोन की अमाउंट है 35,000, लोन की अमाउंट है 35,000 और इंटरेस्ट रेट है 8%। 35,000 का 8% बनता है 35,000 इंटू 8%, ये बनता है 2,800। अब सुन लीजिएगा और गौर से देख लीजिएगा, कह रहा है लोन इंटरेस्ट पेड इज 2,100, कह रहा है लोन इंटरेस्ट जो है वो 2,100 है, पे किया हुआ है, इंटरेस्ट पे किया हुआ है। अगर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लोन के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो इससे एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस था 2,800, जबकि पे किया हुआ है खान ने 2,100।
700 अभी भी इंटरेस्ट पे करना बाकी हो जाएगा, अक्रूड। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस 700 की कंडीशन उस वक्त होगी जब आगे एडिशनल फॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट ना दी हो। अगर आगे कोई एडजस्टमेंट दी है और हमें बताया कि भाई लोन तो पूरे साल का था ही नहीं, लोन तो हमने इतने महीने पहले लिया था, तो फिर वो मंथली इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं इस 700 अक्रूड को यहां से हटा देता हूं, बस 2800 की वर्किंग करके रखता हूं। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। मैं पहले सारी एडिशनल फॉर्मेशन देखूंगा, देखूंगा उसमें कहीं लोन की कोई बात तो नहीं कर रहा। अगर नहीं है तो फिर वापस आके यहां पे 700 अक्रूड मेंशन करूंगा। आगे चलते हैं। फिर एग्जामिनर ने हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। ये देखिए, ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। ये देखिएगा, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000, ट्रेड पेएबल्स 53,550। आप एक चीज नोट करें गाइस, एक चीज नोट कीजिएगा बच्चों। अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, समील, शायान, सुभान, एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अपनी अकाउंटिंग में अब तक ना पढ़ा हो। नॉन करंट एसेट, उनकी डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, हाँ, बैंक करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, बैंक हमारा एसेट या ओवरड्राफ्ट, कैपिटल के बारे में, ओ इन्वेंट्रीज के बारे में, परचेज के बारे में, फिर मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री और ऑफिस के बारे में अलग अलग। सही है ना? उसके बाद सेल्स, लोन, लोन का इंटरेस्ट, ओपनिंग डाउटफुल डेट्स, रिसीवेबल, पेबल, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है हमने, और सोल ट्रेडर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तो उस चीज की सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, रिपीट में। आप चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट करने के बाद बाकी सारी चीजों की आपकी प्रैक्टिस है, सिर्फ रिपीट में। डेप्रिसिएशन प्रैक्टिस है, डाउटफुल डेट्स प्रैक्टिस है, अक्रूड प्रीपेड प्रैक्टिस है, इंटरेस्ट प्रैक्टिस है। टेक्निकली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीख रहे हैं यहां पर हम। बाकी सब तो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी तो पीछे वाले टॉपिक से कंटिन्यू होते हुए आ रही है। अब आप चेक करें, एडिशनल फॉर्मेशन है हमारे पास। तो एडिशनल फॉर्मेशन में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स 29,000, वर्क इन प्रोग्रेस 40,000, फिनिश गुड्स 55,000। आप नोट करो, एग्जामिनर ने ये तीनों हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज प्रोवाइड कर दी। ये तीनों क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड कर दी। आगे देखिएगा, हमारे पास फिर है प्रोडक्शन वेजेस। कह रहे प्रोडक्शन वेजेस 6,500 वर अक्रूड। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? what do we mean by that? Production wages 6,500 were accrued. What do we mean by that? Production wages 6,500 were accrued. अभी देना बाकी है, अभी देना बाकी है, पे करना बाकी है। तो जरा ये देख लीजिएगा, है ना, अभी पे करना बाकी है। ऑलराइट, तो गौर से देखिएगा, अक्रूड एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। शायान बिल्कुल ठीक, अक्रूड एक्सपेंस। ऑलराइट रयान, ऑलराइट। तो अब आप नोट कीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने जरा प्रोडक्शन वेजेस पे जा रहा हूं। एग्जामिनर ने हमें बताया कि प्रोडक्शन वेजेस हैं 164,500। मतलब सुन लो, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं, इतनी पे कर चुके हैं। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं, इतनी पे कर चुके हैं। प्रोडक्शन वालों को इतनी वेजेस पे कर चुके हैं, और अभी भी 6,500 पे करना बाकी है। ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, अक्रूड एक्सपेंस। आगे एग्जामिनर कह रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंस 1350 वर प्रीपेड। मार्केटिंग एक्सपेंस 1350 वर प्रीपेड, ज्यादा पे कर दिया है।
प्रीपेड, ज्यादा पे कर दिया है, नोट कीजिएगा मार्केटिंग एक्सपेंसेस 27,850, ये लिखा हुआ मार्केटिंग एक्सपेंस, इतना पे कर चुके हैं और इसमें ज्यादा पे कर दिया है 1350, ज्यादा पे कर दिया है, माइनस कर देंगे, माइनस। इंफॉर्मेशन नंबर 2 डन, डन विद इंफॉर्मेशन नंबर 2। आगे कह रहा है रेंट एंड रेट्स आर टू बी अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर आप लोगों से एक बात करता हूं, एक एक छोटी सी बात यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। मुझे जरा ये बताएं, हमने हमने अब तक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड ये पढ़ा था कि सर मैन्युफैक्चरर की एक फैक्ट्री होती है और उसका एक ऑफिस होता है। फैक्ट्री अलग होती है और ऑफिस अलग होता है। आमतौर पे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जमीन जगह एक ही हो, उस एक ही जगह पे उसने फैक्ट्री भी बनाई हो और ऑफिस भी बनाया हुआ हो? कैन दिस हैपन? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? 100%। सर यस सर, यस सर, 100% पॉसिबिलिटी है। इसमें इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये खान, जो खान है, राइट, कोयटे का पठान है, कोयटे का खान है, राइट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये इसकी, ये इसका प्रेमिसेस है, ये इसका प्रेमिसेस है, ठीक है ना, ये इसकी जमीन है। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहां पर इसकी फैक्ट्री है और यहां इसका ऑफिस है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मिसाल के तौर पे इसने ये पूरी जगह रेंट पे ली हुई है, रेंट, तो क्या ये मालिक को अलग अलग रेंट देगा कि मालिक साहब ये फैक्ट्री का रेंट है और ये ऑफिस का रेंट है? आप बताएं जरा, क्या ये मालिक को अलग अलग रेंट देगा? नहीं ना, ये एक ही रेंट देगा इस पूरी जगह का, इस पूरी जगह का। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या ये पूरा रेंट फैक्ट्री को बिलोंग करता है? क्या ये पूरा रेंट फैक्ट्री को बिलोंग करता है? इस पूरी जगह का रेंट क्या ये फैक्ट्री को बिलोंग करता है? नहीं। क्या ये सिर्फ ऑफिस को बिलोंग करता है? नहीं, ये दोनों को बिलोंग करता है। अब सवाल ये है कि क्या इक्वल इक्वल एलोकेट कर दें, बराबर बराबर? वो भी अनजस्टिफाइड है। बराबर बराबर उस वक्त करेंगे जब फैक्ट्री और ऑफिस का साइज बराबर हो। तो यहां एग्जामिनर ने बहुत क्लियरली बता दिया, एरिया के हिसाब से रेंट एंड रेट्स डिवाइड करेंगे, 3/4 ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द फैक्ट्री। अब 3/4 का मतलब है 3/4, 3/4 का मतलब है 75%। तो 75% फैक्ट्री को जाएगा, 25% एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ऑफिस। तो मैं आपके सामने यहां पर रेंट एंड रेट्स की वर्किंग कर रहा हूं, ये देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। 3/4, वेरी गुड अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक बेटा, 3/4 एंड 1/4, 75% एंड 25%, 75% एंड 25%। तो अब आप फोकस कीजिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा। रेंट एंड रेट्स पे हुआ है 22,000, रेंट एंड रेट्स पे हुआ है 22,000, इसका 75% फैक्ट्री को बिलोंग करेगा, फैक्ट्री, और इसका
25% ऑफिस को बिलोंग करेगा। तो सर ये 22,000 का 75% हो गया 16,500 और रिमेनिंग 5,500 ये हो गया ऑफिस का। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ हमने डिवाइड किया है 22,000 को, और ऐसा कुछ हमने लास्ट क्लास में भी किया जब पॉल ली का सवाल था, बल्कि वहां पे तो पहले हीट एंड लाइट की एडजस्टमेंट भी थी, कुछ अक्रूट की, और फिर उसके बाद डिवाइड किया था। बहरहाल आगे चलते हैं। कह रहा है कंटेन्ड विद इन द ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज is $8,000 taken by Khan. He also took finished goods for his own personal use, $1,500. आप लोगों की सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई है ना? आप लोगों की सबसे चहीती फेवरेट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट आ गई। अच्छा, हाँ, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स भी हैं और अनरिकॉर्डेड सैलरी ड्राइंग्स भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। दो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 4 में दो बातें कह रहे हैं, दोनों को तोड़ के पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आओ इसको जरा पढ़ते हैं। कंटेन्ड विद इन ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज, इसका मतलब यह है कि ऑफिस वेजेस और सैलरीज की अमाउंट में मौजूद है। ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू में मौजूद है $8,000, जो कि खान ने लिए हैं, खान ने। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। खान एम्प्लॉय है या ओनर है? जल्दी से बताइएगा। खान एम्प्लॉय है या ओनर है? खान जो है वो एम्प्लॉय है या ओनर है? ओनर है, राइट। ओनर है अपने बिजनेस का, राइट, ओनर है। अब आप जरा मुझे ये बताएं, ओनर अगर बिजनेस से पैसे निकाले तो क्या उसे हम बिजनेस की वेजेस और सैलरीज में लिखेंगे? अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकाले तो क्या हम उसे बिजनेस की वेजेस एंड सैलरीज में लिखेंगे? नहीं सर, नो, नहीं। हम उसे ओनर ओनर ने जो पैसे निकाले हम उसे बिजनेस की वेजेस और सैलरीज में थोड़ी लिखेंगे। हमें तो उसे ड्राइंग्स लिखना चाहिए, ड्राइंग्स। लेकिन गलती से बुक कीपर ने उसे वेजेस एंड सैलरीज में डाल दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू ओवरकास्ट हो गई? बहुत सिंपल सवाल है। गलती से क्या ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू ओवरकास्ट हो गई, ओवर स्टेट हो गई, ज्यादा रिकॉर्ड हो गई? अब माइनस करेंगे, वहां जाके माइनस करेंगे। तो नोट कीजिएगा, ये रही ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज 69,500। ये रही ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज। मैं इस रेंट एंड रेट्स की एडजस्टमेंट को उठा के यहां ले जाता हूं ताकि हम नीचे कोई एडजस्टमेंट हो तो उसको कर सके। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, 69,500 ये रही वैल्यू ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज। सर इसमें से 8,000 माइनस करेंगे और खान की ड्राइंग्स में ऐड करेंगे। अच्छा, खान की ड्राइंग्स का कोई अकाउंट नहीं बना हुआ यहां पे, आप देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं इसकी कोई ड्राइंग्स नहीं लिखी हुई, कोई ड्राइंग्स। आप पूरे ट्रायल बैलेंस को चेक कर लो, इसकी कहीं ड्राइंग्स नहीं लिखी हुई। तो हम इसकी ड्राइंग्स में लिखेंगे ये 8,000। ये 8,000 खान की ड्राइंग्स हैं। उसने बिजनेस से पैसे निकाले और पैसे लेके जा रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, दिस इज कंसिडर्ड ड्राइंग्स। उसे गलती से बुक कीपर ने वेजेस एंड सैलरीज में लिख दिया था, तो वेजेस एंड सैलरीज को माइनस करेंगे और ड्राइंग्स को बढ़ाएंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। अच्छा, अब जरा ये नोट करो, आगे कह रहा है ही ऑल्सो टुक फिनिश्ड गुड्स फॉर हिज ओन पर्सनल यूज $1,500। मेरा आपसे सवाल है,
मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स क्यों बनाता है, वाई? हाँ भाई, रयान, सुभान, शायान, समील, ईमान, अरसलान, आमना, अब्दुल्ला। मैन्युफैक्चरर गुड्स क्यों बनाता है? हम मार्कोर क्यों बना रहे थे? हम गाड़ियां क्यों बना रहे थे? बेचने के लिए, टू सेल, राइट। हम गाड़ियां बना रहे थे टू सेल, राइट, ट्रेडिंग के लिए। वेरी गुड ईमान, ट्रेडिंग के लिए, टू ट्रेड, बिल्कुल ठीक, टू सेल, सेल करने के लिए, राइट। खान कुछ गुड्स अपने लिए पर्सनली ले गया, वो अपने लिए रख लिए उसने कुछ गुड्स, इसे कहते हैं गुड्स ड्राइंग्स, इसे कहते हैं गुड्स ड्राइंग्स। और क्योंकि ये बिजनेस में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, हम इसको फिनिश गुड्स में से माइनस करेंगे, इन्वेंट्री में से नहीं, इन्वेंट्री में से नहीं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स में से माइनस करेंगे और ड्राइंग्स में ऐड करेंगे। तो आगे चलते हैं। एग्जामिनर अब हमें कह रहा है डेप्रीसिएशन, दो नॉन करंट एसेट हैं, फैक्ट्री पे 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आरबीएम, और ऑफिस इक्विपमेंट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फोकस कीजिएगा, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री पर है 20% आरबीएम, ऑफिस पर है 10% स्ट्रेट लाइन। मैं आपके सामने दोनों की डेप्रिसिएशंस की वर्किंग कर रहा हूं यहां। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले फैक्ट्री इक्विपमेंट, सबसे पहले फैक्ट्री इक्विपमेंट, क्योंकि फैक्ट्री इक्विपमेंट का मेथड है आरबीएम, आरबीएम मतलब नेट बुक वैल्यू। तो सर फैक्ट्री इक्विपमेंट की कॉस्ट है 160,000 और इसकी डेप्रिसिएशन है 56,000। देख लीजिएगा, 160,000 माइनस 56,000, 104,000, 1,04,000, ये आ गई नेट बुक वैल्यू। इस पे 20% कह रहा है एग्जामिनर, 20%, ये लिखा हुआ 20%। तो 104,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 20,800, ये डेप्रिसिएशन आ गई फैक्ट्री इक्विपमेंट की। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, वो स्ट्रेट लाइन है 10%, स्ट्रेट लाइन 10%, कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे, कॉस्ट पे 40,000, 40,000 इंटू 10%, 4,000, ये लीजिए, दोनों डेप्रिसिएशन निकाल ली, सिंपल रिवीजन हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट इंफॉर्मेशन कह रहा है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 6% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% बनाना है ट्रेड रिसीवेबल का, 6%। क्या हमें ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है? ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखते जाइएगा, हमें ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, ये रहा सर, ये रहा 3,000। इस सवाल में हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,000। अब हम निकालते हैं क्लोजिंग प्रोविजन, हम निकालते हैं क्लोजिंग प्रोविजन। गौर से देखिएगा, क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स का 6%, क्योंकि ये लिखा हुआ 6% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 75,000, इसका 6%, 75,000 का 6%। गौर से देखिएगा सर, 75,000 का 6% हो गया हमारे पास 4,500। अच्छा, अब आप लोग खुद देख के बता दो, आप लोग खुद देख के बता दो, ओपनिंग प्रोविजन है 3,000, ओपनिंग प्रोविजन है 3,000, क्लोजिंग प्रोविजन हो रहा है 4,500। प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आप लोग खुद देख के बता दें, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यस प्लीज। सर प्रोविजन हमारा
इंक्रीज हो रहा है, तो सर इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन 1500 से, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस, एक्सपेंस 1500, ये हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब आप चेक करो, लोन की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, इसका मतलब लोन पर इंटरेस्ट पे करना था 2800, लेकिन पे किया हुआ है 2100। तो सर हम 700 अक्रूड कराएंगे, देख लीजिएगा, प्लस 700, ये अक्रूड है। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एडजस्ट कर चुके, वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब वही वाली बात है, एग्जामिनर हमें कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ और इनकम स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। तीन रिक्वायरमेंट्स हैं आपके सामने, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स यहां पर अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली आपके सामने यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स बनाने जा रहा हूं। सर सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। ऑलराइट, दिस इज पेज नंबर 129, अक्टूबर नवंबर 2012, अक्टूबर नवंबर 2012, खान। और इसका बनाने जा रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चले स्टार्ट करते हैं। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये 40 मार्क्स का टेस्ट नहीं होता, अब ये कभी आ, 10 मार्क का टेस्ट हो जाता है, कभी 12 मार्क्स का, कभी 14 मार्क्स का, कभी 18 मार्क्स का। कभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए दे देगा, कभी आपको प्राइम कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा ट्रायल बैलेंस में और आपसे कहेगा प्राइम कॉस्ट के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट करो और इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट तक बना के दिखा दो। कभी आपसे इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगेगा और कहेगा एसओएफ बना के दे दो। टेक्निकली इन्हीं तीनों चीजों में से टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग का जो होराइजन है वो कम हो गया है, लेकिन टेस्टिंग इसी से होगी। हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं, अब नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्टिंग आपकी इन्हीं में से होगी, लेकिन इतने लेवल की नहीं होगी। तो ये तो और आसान हो गया हमारे लिए, ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। हम तो कंप्लीट उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आप लोग मुझे कैलकुलेशंस बताते रहेंगे तो अच्छा है। मैंने अपने लिए अपनी कैलकुलेशन सामने ओपन कर ली है, अपनी वर्किंग मेरी मेरे सामने मौजूद है, लेकिन आप लोग भी कैलकुलेशंस करके बताते रहिएगा तो अच्छा लगेगा, इन्वॉल्व रहेंगे। सर सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारे पास आती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, और सर डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इसको डायरेक्ट मटेरियल बोलो, रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है। आपको एग्जामिनर खा नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट मटेरियल लिखो या रॉ मटेरियल लिखो, एक ही बात है। अब डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले है हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल। चलें ओपनिंग रॉ मटेरियल देखते हैं हमारे पास, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। हेयर वी हैव ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास रॉ मटेरियल की 26,000। उसके बाद एड परचेजेस, परचेजेस रॉ मटेरियल की परचेजेस हैं, ये रही रॉ मटेरियल की परचेजेस 183,000, 183,000। ठीक है। अच्छा आप नोट करो, पूरे सवाल में कहीं कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है। इस सवाल में हमारे पास, इस सवाल में कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। लेट इट बी, इग्नोर करेंगे।
कोई रिटर्न्स भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 29,000। फोकस कीजिएगा, स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। 180,000 is the cost of raw materials used, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज। इतने डॉलर का हमने रॉ मटेरियल यूज किया है। इसको यूज बोलो, कंज्यूम बोलो, एक ही बात। सर इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन वेजेस, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन वेजेस, ये रही सर। एडजस्टमेंट भी है उसमें। 164,500, 164,500 पे कर चुके हैं। 6,500 पे करना बाकी है। 171,000, ये लीजिए 171,000। और एक और डायरेक्ट कॉस्ट है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ये लिखी हुई सर, ये लिखी हुई डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस 38,000, 38,000। तो सर इन तीनों को ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट कॉस्ट 180,000, 171,000, 38,000, 389,000। नोट कीजिएगा 389,000, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। ये लीजिएगा गाइस, ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इसका एक और नाम है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। सर इसके बाद काम करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलें गौर से देखिएगा। सर सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारे पास, ये रहा इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस 19,700। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस विच इज 19,700। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, यहां निकाला था हमने फैक्ट्री का रेंट एंड रेट 16,500, 16,500 रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स के बाद सर ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर, ये है इनडायरेक्ट लेबर 63,000। इनडायरेक्ट लेबर, अच्छा आप इसको इनडायरेक्ट लेबर लिखो या प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज लिखो, ये एक ही बात है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज लिखो या इनडायरेक्ट लेबर लिखो, एक ही बात है। तो सर ये था हमारे पास 63,000, ठीक हो गया। इनडायरेक्ट लेबर के बाद हमारे पास फैक्ट्री की यहां कोई और कॉस्ट नहीं है, नीचे डेप्रिसिएशन है हमारे पास। हमने फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन यहां कैलकुलेट की थी 20,800, 20,800 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट। तो सर ये चार हैं, बस ये चार
इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारे पास, इनको ऐड कर लेंगे तो सर ये बन गई हमारे पास 120,000। 120,000 इसको कहते हैं टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन इसको लिख के दिखाते नहीं है। इसको हम कहीं पे भी लिख के दिखाएंगे नहीं, हम इसे सिर्फ टोटल करेंगे 120,000। ये हमारे पास टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सर ये हो गई 509,000। 509,000 टोटल डायरेक्ट एंड टोटल इनडायरेक्ट। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस बोलो वर्क इन प्रोग्रेस बोलो, एक ही बात है। ओपनिंग लेस क्लोजिंग। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे। तो सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये रहा 36,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये रहा 40,000। 36,000 माइनस 40,000, तो सर ये -4,000 वैल्यू आ गई नेट, और ये आ गया हमारे पास 505,000। इसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फैक्ट्री से जो फिनिश गुड्स बने हैं उनकी कॉस्ट है 5,05,000। फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स बने हैं उनकी कॉस्ट है 505,000। वी आर डन विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मुझे बताएं इज दिस क्लियर? मुझे बताएं इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक कोई सवाल तो नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल था हमारा, इतना सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था हमारे पास, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, बना दिया। अब आगे चलते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आगे इनकम स्टेटमेंट बनाओ इसकी। चलो खान के बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। खान के बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, खान इनकम स्टेटमेंट। अच्छा आप सबको यह बात पता है, यू ऑल नो, इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑफिस से है। इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑफिस से, मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक फैक्ट्री से था। यहां हम ऑफिस से रिलेटेड सारी वर्किंग करेंगे, ऑफिस से रिलेटेड। सर सबसे पहले रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू चेक कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। रेवेन्यू ये रहा, रेवेन्यू ये रहा, रेवेन्यू 680,000। रेवेन्यू 680,000। अच्छा कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड्स, तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, और सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की 48,000। 48,000 फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि यहां से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये देख लीजिए, ये यहां से हम यहां लेकर आएंगे। तो सर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आई 505,000। 505,000। अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बताएं, क्या खान ने इसमें से कुछ गुड्स निकाले थे अपने यूज के लिए? फैक्ट्री से ऑफिस में आ गए गुड्स, फैक्ट्री से ऑफिस में आ गए गुड्स,
उनकी कॉस्ट थी 5,05,000। क्या खान ने इसमें से कुछ गुड्स निकाले थे? यस सर, ये लिखा हुआ $1,500 के फिनिश गुड्स निकाले थे। तो इसको इधर करेंगे लेस अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स 1,500। यहां से ये लेस करेंगे। अब इसमें ना कोई कैरेज, ना कैरेज तो यहाँ आता नहीं है, खैर अव्वल। दूसरा ये कि यहाँ कोई परचेज रिटर्न भी नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब सीधा सीधा लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। किसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री 55,000। 55,000। तो सर ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है हमारे पास 496,500। 496,500। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 183,500। ये लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 183,500। या गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप नोट करें, कोई अदर इनकम नहीं है, कोई अदर इनकम नहीं है खान के बिजनेस की, कोई अदर इनकम नहीं है, कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं है, कोई क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट नहीं है, डिस्पोजल पे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है। तो अब आपके सामने यहां पे लिखूंगा लेस एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंस? ऑफिस के एक्सपेंस। सर किसके एक्सपेंस? ऑफिस के एक्सपेंस। तो नोट कीजिएगा, ऑफिस का सबसे पहला एक्सपेंस जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है सर, ऑफिस इक्विपमेंट पे डिस्पोजल पे लॉस। 500 का लॉस हुआ। यहां लिखूंगा लॉस ऑन डिस्पोजल 500। ये लो बच्चों, लॉस ऑन डिस्पोजल 500। लॉस के बाद यहां से नीचे जाऊंगा तो रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का रेंट एंड रेट्स 5,500। रेंट एंड रेट्स 5,500। रेंट एंड रेट्स के बाद ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज, इसमें एडजस्टमेंट है। ओवर स्टेट हुई थी, ओवर स्टेट हुई थी, खान ने $8,000 विड्रॉ किए थे, वो माइनस नहीं, वो इसमें इंक्लूड कर दिया था ड्राइंग्स की जगह। तो 69,500 में से 8,000 माइनस करेंगे, ये आ गई ऑफिस की वेजेस एंड सैलरीज। 69,500 माइनस 8,000, 61,500। इसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस, एडजस्टमेंट है इसमें भी, मार्केटिंग एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है 27,850 प्लस 1,350। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मार्केटिंग और 27,850 प्लस 1,350, ये हो गया 29,200। मार्केटिंग के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 62,000। मार्केटिंग के बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 62,000, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जनरल ऑफिस एक्सपेंस 6,700, 6,700 जनरल। उसके बाद है लोन इंटरेस्ट 2,800।
2800 लोन इंटरेस्ट, 2100 पे कर चुके हैं, 700 पे करना बाकी है। इसके बाद ये पहले डेप्रिसिएशन आएगी ऑफिस इक्विपमेंट की और फिर आएगा डाउटफुल डेट्स। तो डेप्रिसिएशन हमने निकाली 4000, 4000 डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि इंक्रीज हो रहा था 1500 से, 1500 से इंक्रीज हो रहा था, 1500 से इंक्रीज हो रहा था। अब आप चेक करो, सारे एक्सपेंसेस डन, वी आर डन विद ऑल द एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे 171,000, 171,000। तो सर हमारे पास जो प्रॉफिट आया 12,500, ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे बताएं यहां तक क्लियर है? यस प्लीज। क्या इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? इनकम स्टेटमेंट में अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम स्टेटमेंट, डन विद इनकम स्टेटमेंट। आखिरी में हमसे कह रहा है सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। नोट कीजिएगा, खान बनाएंगे खान की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अंडरस्टैंड कीजिएगा, 3 कॉलम्स, एसओएफपी हमारी 3 कॉलम्स होती है, एसओएफपी हमारी 3 कॉलम्स होती है, राइट? नोट कीजिएगा, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में हमारे पास दो नॉन करंट एसेट है, फैक्ट्री इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट। ये लीजिएगा, फैक्ट्री इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। सर फैक्ट्री इक्विपमेंट की कॉस्ट है 160,000। इस पे पहले से डेप्रिसिएशन थी 56,000 की, हमने निकाली 20,800 की डेप्रिसिएशन, तो ये हो गई 76,800। तो नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 83,200 की नेट बुक वैल्यू आ गई, ये लीजिए। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 40,000। ऑफिस इक्विपमेंट की पहले से डेप्रिसिएशन है 26,000, हमने निकाली 4,000, हो गई 30,000, 30,000। नेट बुक वैल्यू आ गई 10,000। सर ये हो गई 93,200 टोटल नॉन करंट एसेट्स, टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद करंट एसेट्स, तो सर करंट एसेट्स में मुझे याद है बैंक, बैंक डेबिट है, करंट एसेट है, बैंक डेबिट है, करंट एसेट है। बैंक के बाद है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बाद है अदर रिसीवेबल, और अदर रिसीवेबल के बाद है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। यही तो हमने डिस्कस किया हुआ है, यही तो हमने पढ़ा हुआ है एज ऑफ अब तक हमने यही पढ़ा हुआ है कि सर तीन तीन का इन्वेंट्रीज होती हैं, तीनों आएंगी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में। बैंक, सीधा चलते बैंक पे, बैंक की वैल्यू है 9,700, बैंक की वैल्यू है 9,700। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 75,000, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे 4,500,
75,000 माइनस 4,500 क्लोजिंग प्रोविजन, ये हो गया 70,500। उसके बाद एक प्रीपेड है, ये प्रोडक्शन वेजेस ना, सॉरी, ये प्रीपेड है हमारा मार्केटिंग 1350, 1350, ये प्रीपेड है अदर रिसीवेबल, ये प्रीपेड है हमारा अदर रिसीवेबल। और इसके बाद रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 29,000, 29,000, 40,000, 59,000, 55,000, 29, 40, 55, 29,000, 40,000 एंड 55,000। तो सर ये मिलाकर हो गई 124,000। नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा सर, ये सारे करंट एसेट्स मिलाकर हमारे पास हो गए 2,05,550, 2,05,550। मैं इधर क्रॉस चेक भी करूंगा 1 मिनट के लिए। और अब ऐड करूंगा नॉन करंट एसेट्स को, जो कि 93,200 है, 298,750। ये आ गए टोटल एसेट्स, ये लीजिए बच्चों, ये हो गए टोटल एसेट्स। अब इसको इक्वल करूंगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से, इसको इक्वल करूंगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। गौर से देखिएगा, खान का इक्विटी सेक्शन आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स, ये रहा ओपनिंग कैपिटल सर। खान ने साल के शुरू में लगाए हुए थे 2,00,000, 200,000, 200,000। प्रॉफिट हुआ 12,500 का, 12,500 का प्रॉफिट, 12,500। ड्रॉइंग्स, खान ने 8,000 रुपए कैश निकाला था, 1,500 रुपए के गुड्स निकाले थे। और ये मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर ने यहां हमें बताया हुआ है कि 8,000 उसने कैश निकाला था और 1,500 के उसने गुड्स निकाले थे। उसकी ड्रॉइंग्स है 9,500। तो उसका क्लोजिंग कैपिटल हो गया सर 203,000, 2,03,000, 2,03,000 का उसका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, ये एक अदद लोन है जो कि 2025 में वापस करना है, 12-13 साल बाद। 35,000 का लोन है, 35,000, 8% बैंक लोन ऑफ 35,000, ये लीजिए। और आखिरी में है करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी में एक तो ट्रेड पेबल है और एक है अदर पेबल। ट्रेड पेबल्स हैं 53,550, 53,550। और अदर पेबल में ना दो अदर पेबल्स हैं, दो दो अदर पेबल्स हैं। एक तो ये प्रोडक्शन के 6,500 देना बाकी है, और दूसरा लोन पर इंटरेस्ट के 700 देना बाकी है। ये हो गया 7,200। तो अब मैं इन तमाम वैल्यूज को एडअप कर देता हूं, तो सर ये बनेगी, ये हो गई 60,750 के टोटल करंट लाइबिलिटीज। अब सबको ऐड कर देता हूं, 203,000 प्लस 35,000 प्लस 60,750, 298,750
Sir, here we are balanced. Yet another statement of financial position and this time of manufacturing business. मुझे बताएं, is this clear? Yes, please. मुझे बताएं, is this clear?